राघव हंसा। इन सभी ने मुसीबत के समय में एक दूसरे की मदद की थी और वे अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ पेय पीने के बाद सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। केवल सिद्धार्थ का पूरा ध्यान खाने पर था। राघव ने जानबूझकर कुणाल से कुछ अतिरिक्त खाने का ऑर्डर लिया था। सौभाग्य से सिद्धार्थ ने आने से पहले काफी कुछ खा लिया था, अन्यथा वह रघु और बाकी सबको मुश्किल में डाल सकता था। सभी लोग अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। न केवल वे अब जोश से भरे हुए थे, बल्कि अब वे खेती कर सकते थे, जिससे उनके परिवारों की किस्मत भी चमकने लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव के पिल अप्रेंटिस बनने की खबर अब पूरे शाही राजधानी में फैल चुकी थी। राघव का रघु और अन्य लोगों के साथ संबंध अब हर किसी के लिए एक चर्चित विषय बन चुका था। इसलिए उनके परिवारों ने चुपके से उनसे कहा था कि वे उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो और वे दबाव से मुक्त हो सकें। अभी सभी लोग बातचीत में व्यस्त थे कि अचानक नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। कुणाल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने मालिक से कहा था कि ध्यान रखें। मैंने पहले ही पूरा रेस्तरां रिजर्व कर लिया था, तो फिर यह कोई कैसे आ सकता है? जो भी हो, ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा, रघु ने कहा। वह थोड़ा नशे में था और उसकी जीभ ढीली हो गई थी। तभी एक तेज आवाज गूंज उठी, यहां मौजूद सभी लोग बाहर चले जाएं। मैं इन नीच और पतितों के साथ खाना नहीं खा सकता। राघव का चेहरा तुरंत कठोर हो गया और उसके हाथों की नसें गुस्से से उभर आईं। राघव पहले तो शांति से शराब पी रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके हाथों पर नीली नसें उभर आईं। वह आवाज राघव को बहुत जानी पहचानी लगी। इस पहचान के कारण राघव की हत्या करने की मंशा फूट पड़ी और यह अजीब बात सभी ने नोटिस की। राघव, क्या हो रहा है? रघु ने पूछा। उसे जानलेवा हालत में देखकर वह तुरंत नशे की हालत से जाग गया। इस बारे में चिंता मत करो। जब वह व्यक्ति आए तो बस बहुत परेशान करने वाला व्यवहार करो। कुणाल के साथ जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करो और इसका दिखावा करो, राघव ने कहा। सभी को एहसास हो गया था कि राघव कोई गड़बड़ी करना चाहता है। फिलहाल उन सभी को अपने परिवारों का समर्थन प्राप्त था और उन्हें राघव के साथ यथासंभव अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा गया था। वे इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकते थे? राघव, बस देखते रहो। अभी ने आत्मविश्वास से उसकी छाती थपथपाई। कदम करीब आते जा रहे थे। एक अजीब सी टोपी और लंबी भौहें पहने 20 साल का एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। राघव ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और उसने सिद्धार्थ को भी ऐसा न करने को कहा। उन दोनों की पीठ उस व्यक्ति की ओर थी। उस व्यक्ति के आने के बाद उसके पीछे एक कड़वा चेहरा लिए हुए आदमी भी आया। वह रेस्टोरेंट का दुकानदार लग रहा था। उन सबको बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। उस घमंडी आदमी ने अपनी घमंडी आंखों में राघव के समूह को भी नहीं देखा। जाहिर है उसे लगा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें भगाने से उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इसलिए उसने दुकानदार से यह काम करवाया। ओह माय, क्या तुम लोगों ने देखा है कि उसके सिर से एक वीनर निकल रहा है? अभी ने रघु से धीरे से कहा। हालांकि यह बात धीरे से कही गई थी, लेकिन यह फुसफुसाहट नहीं थी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे पूरी तरह से स्पष्ट सुन सकता था। राघव मुस्कुराया। उस आदमी के सिर पर अजीब टोपी के आगे एक लंबा उभार था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अभी ने कहा तो उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में वैसा ही था। इसमें कोई हंगामा करने वाली बात नहीं है। मुझे यकीन है कि उसके पिता बहुत भ्रष्ट थे और दूसरे लोगों ने उसे कोसा होगा। रघु ने अभी को कुछ हद तक तिरस्कार से देखा। क्या? अभी ने उलझन में पूछा। वाह, क्या तुमने पहले कभी इस श्राप के बारे में नहीं सुना? वे तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे बेटे के सिर पर लिंग उगेगा। ओ भाई, सचमुच बुद्धिमान है, अभी ने प्रशंसापूर्वक कहा। जब दुकानदार ने देखा कि हर कोई उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वह डर से पीला पड़ गया और जल्दी से कुणाल की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। दुर्भाग्य से कुणाल, जिसका दुकानदार के साथ थोड़ा सा रिश्ता था, ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे वह उससे कभी मिला ही न हो। उस लंबी भौहों वाले आदमी का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने मोटे रघु को ठंडी निगाहों से देखा। अरे मोटे सुअर,
क्या तुम लोग मरना चाहते हो? रघु ने अपना सिर हिलाया। भाई, तुम्हारा कड़वा चेहरा देखकर मैं आसानी से बता सकता हूं कि तुम्हारा कोई करीबी जरूर मर गया होगा। क्या वह तुम्हारे पिता थे? तुम्हारी मां? वैसे भी अभी यहां खाने पीने का समय नहीं है। ठीक है, यह बहुत अनुचित है। ऐसे बेटे को सीधे सड़क पर फेंक देना चाहिए। रुको, क्या तुम्हें वह कांपता हुआ नहीं दिख रहा? अगर हम बात करते रहे तो वह पागल हो सकता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगेगा। फिर हम कैसे शराब पीकर मजा ले पाएंगे? टीम वर्क की शक्ति निश्चित रूप से अद्भुत थी। सभी ने रघु और अभी के ताने सुने, इसीलिए उन्होंने अपने अपने उपहास डाले। उन्हें निश्चित रूप से ऐसे अवसर पर कम से कम अपने चुटकुले तो पेश करने ही थे। मर जाओ। एक छोटी सी चीख के साथ उस व्यक्ति के हाथ में एक लंबा कोड़ा दिखाई दिया। हवा ठंडी मार्क क्षमता के साथ चीख रही थी। जैसे ही वह उन पर टूट पड़ी, सभी को एहसास हुआ कि उस कोड़े ने उन सभी को अपनी जद में ले लिया है। कुन्नाल इसके लिए बहुत पहले से तैयार था। उसकी बेल्ट पर एक स्पर्श मात्र से एक ब्लेड बाहर आ गया। लंबा ब्लेड और लचीला चाबुक टकराए, जिसे एक धमाकेदार ध्वनि निकली। कुन्नाल को लगा कि उस पर एक बहुत बड़ी शक्ति लगी है और वह छत पर उड़ गया, जिससे पूरा रेस तरह हिल गया। अंदरूनी चोट के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। यह संकेत था कि उसका खून और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके नियंत्रण से बाहर होने वाला था। उसे सिर्फ एक हमले में बुरी तरह पीटा गया था। जाओ, मर जाओ तुम कमीनों। पहले हमले के बाद उसका कोड़ा एक जहरीले ड्रैगन की तरह हो गया, तुरंत कठोर हो गया और कुणाल के दिल की ओर वार करने वाली तलवार की तरह हो गया। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी होगा। वह स्पष्ट रूप से कुणाल को मारने पर आमादा था। वह चाबुक बहुत तेज था और कुणाल उसे चकमा देने में असमर्थ था। जब उसे लगा कि वह मरने वाला है, एक बड़े हाथ ने चाबुक को कसकर पकड़ लिया था। अब वह पूरी तरह हिलने में असमर्थ था। राघव। जैसे ही राघव कुणाल के पास आया, सभी चिल्ला उठे। वह पुरुषों के बीच एक राजा की तरह दिखाई दिया और उसने उस आदमी को ठंडे मन से देखा। यह तुम हो? उस आदमी ने जब देखा कि यह राघव है तो वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। अच्छा, तुम्हें अब भी मेरी याद है? राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने अचानक चाबुक को खींचा और वह आदमी चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि एक बहुत बड़ी ताकत अनजाने में उसे राघव की ओर खींच रही है। वह थोड़ा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव की ताकत इतनी महान होगी। यहां तक कि उसके जैसा पहला हेवन स्टेज ऑफ ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ भी विरोध नहीं कर सकता था। उसने उपहास किया और राघव द्वारा खींचे जाने से मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना पैर उठाया और राघव के पेट पर निशाना साधा। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज थीं कि इससे दूसरे लोग चकित और भ्रमित हो गए। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक सच्चा विशेषज्ञ था। उसे दौड़ता देख राघव ने भी एक जोरदार किक मारी। उसकी गति इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन यह एकदम सही समय पर थी, जिससे कि वह उस व्यक्ति की जांघ पर जाकर गिरी, ठीक उसके पहले कि उसका हमला राघव के पेट तक पहुंचे। किसी चीज के फटने की आवाज सुनकर बाकी सभी की कमर ठंडी हो गई। उनकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। आह! पूरे रेस्टोरेंट में एक करुण चीख गूंज उठी। जिसने भी यह चीख सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इतनी खून जमा देने वाली चीख भी उसके दर्द को कम नहीं कर सकी। वह जमीन पर बुरी तरह लौटने लगा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और वह चीख रहा था। इन तीव्र हरकतों के कारण उसकी टोपी अचानक गिर गई और रघु और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। आर्यद्वीप साम्राज्य से कोई? जब टोपी उतारी गई तो उसमें एक बहुत ही पुराना बालों का गुच्छा दिखाई दिया, जो अंगूठे की तरह फैला हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसकी टोपी इतनी अजीब थी। बालों का वह जूड़ा आर्यद्वीप की निशानी था। केवल उच्च पद वाले कुलीन लोग ही अपने बालों को इस तरह से स्टाइल करते थे। सभी ने एक दूसरे को निराशा में देखा, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने यहां एक बहुत बड़ी आपदा का कारण बना दिया है। आर्यद्वीप और फिनिक्स क्राई के बीच अच्छे संबंध थे और इस तरह की आपदा दोनों साम्राज्यों के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती थी। परिणाम गंभीर होंगे। लुढ़कते हुए आदमी को देखकर राघव के अंदर दबा हुआ गुस्सा थोड़ा कम हुआ।
उसने कोड़ा सिद्धार्थ को थमा दिया और कहा, उसने तुम्हें मारा है, अब तुम उसे वापस मार सकते हो। किसी को मारना? मैं नहीं मार सकता। सिद्धार्थ हिचकिचाया। राघव का चेहरा काला पड़ गया। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं यह करूंगा। राघव के चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ तुरंत डर गया। उसने सिर्फ इतना ही जाना था कि पीटे जाने पर कैसा महसूस होता है। यह पहली बार था जब उसने पलटवार किया। उसने हाथ में चाबुक थामे रखा और कुछ देर तक हिचकिचाया, लेकिन वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। करो! राघव चिल्लाया। उसे सिद्धार्थ को यह कदम उठाने के लिए मजबूर करना पड़ा, अन्यथा उसे जीवन भर केवल परेशान ही रहना पड़ता। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और उस पर हमला करने के लिए चाबुक का इस्तेमाल किया। अरे, लेकिन वह चीख लंबी भौहों वाले आदमी की नहीं थी। वह तो सिद्धार्थ के सबसे करीबी व्यक्ति की थी। भाई सिद्धार्थ, तुम्हें बेहतर निशाना लगाना होगा। उस व्यक्ति को अपने आंसू दबाने पड़े और उसने अपनी जांघ को रगड़ा, जिस पर सिद्धार्थ ने बहुत जोर से चोट मारी थी। सिद्धार्थ का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी चाबुक का इस्तेमाल नहीं किया था। चाबुक इतना हल्का था कि वह कोई वास्तविक बल प्रयोग नहीं कर सकता था। सामने वाले व्यक्ति को चूकने के कारण वह अपने पड़ोसी को मार देता है। राघव ने आह भरी। इस बच्चे को खुद पर संयम रखने की जरूरत है। जारी रखें। जब राघव ने यह चिल्लाया तो सभी तुरंत कम से कम 10 मीटर दूर भाग गए। केवल इतनी दूरी पर ही वे सुरक्षित महसूस करते थे। दरार। इस बार सिद्धार्थ ने चाबुक चलाने की थोड़ी बहुत कला सीख ली थी, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य से लगभग 3 मीटर दूर रह गया। लंबी भौहों वाला आदमी अभी भी अपनी कमर को कसकर पकड़े हुए था। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। उसने सिद्धार्थ के कमजोर हमलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राघव, इस बार मैं निश्चित रूप से इसे सही करूंगा। यह देखकर कि राघव का चेहरा कितना भद्दा हो गया था, सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया और फिर से कोड़ा मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक इसी समय सबके पीछे एक आकृति दिखाई दी। यह व्यक्ति 30 के दशक में था और उसके चेहरे पर एक असाधारण रूप से लंबा ब्लेड का निशान था, जिससे वह बेहद भयंकर लग रहा था। अपना हाथ रोको! उस आदमी ने गुस्से में जोर से चिल्लाया जब उसने देखा कि वह आदमी फर्श पर लेटा हुआ है और सिद्धार्थ अपने उठे हुए हाथ में कोड़ा पकड़े हुए है। सिर्फ इसलिए कि तुमने हमें रुकने के लिए कहा। हमें रुक जाना चाहिए। उसे मारो! राघव ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। राघव की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी पर एक और वार किया। तुम यही मांग रहे हो? सिद्धार्थ को वास्तव में हमला करते देख वह क्रोध में आगे बढ़ा। उसका आकार एक हिंसक तूफान में बदल गया जो सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। भाड़ में जाओ! राघव भी आगे बढ़ा और उनके बीच आकर मुक्का मारने लगा। राघव को उससे रोकने के लिए आगे आते देख उसने भौहें सिकोड़ी और एक मुक्का भी मारा। धमाका! जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं तो हवा में विस्फोट हो गया, लेकिन जख्मी आदमी को यह देखकर झटका लगा कि उसकी मुट्ठी इस कमजोर और विद्वान दिखने वाले युवक को पीछे धकेलने में पूरी तरह असमर्थ थी। इस समय सिद्धार्थ की चाबुक आखिरकार उस आदमी के नितंबों पर लगी। पहले तो वह उस आदमी के नितंबों पर निशाना साध रहा था, लेकिन उसके खराब निशाने के कारण वह उसके चेहरे पर जा लगी। इसके अलावा यह नाक पर बिल्कुल सही तरीके से लगा। हालांकि सिद्धार्थ को चाबुक चलाना नहीं आता था, फिर भी उसके पास काफी शारीरिक ताकत थी। उस आदमी की नाक तुरंत टूट गई और खून बहने लगा। यह देखकर जख्मी आदमी गुस्से से लाल हो गया। एक क्रूर चीख के साथ उसने राघव को पीछे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। राघव ने स्थिति को देखा और अब और इंतजार न करने का फैसला किया। उसके बाएं पैर के तलवे पर लगा समृद्ध सितारा हिल गया और भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। उसने अब अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी दोनों मुट्ठियां एक दूसरे पर प्रहार कर रही थीं, लेकिन इतनी शक्तिशाली ऊर्जा फर्श पर पड़ी टाइलें सहन नहीं कर सकीं और मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। जख्मी आदमी के चेहरे पर तब बदलाव आया जब उसे पता चला कि राघव अभी भी उसे रोक सकता है जब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसके अंदर से हत्या की भावना फूट पड़ी। उसकी आभा उसके शरीर से फूट पड़ी और हवा में खून के रंग की हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा भी भरती हुई दिखाई दे रही थी।
उसकी भयावह ऊर्जा के कारण वातावरण भी भारी हो गया। बाकी सभी को सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मध्य रक्त संघनन क्षेत्र। हर कोई आश्चर्यचकित था, क्योंकि रक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का वह स्तर कुछ ऐसा था जिसे केवल मध्य रक्त संघनन विशेषज्ञ ही प्राप्त कर सकते थे। मार्शल साधना के प्रत्येक प्रमुख स्तर में 9 गौण स्तर होते थे, जो प्रथम स्वर्ग चरण से 9वें स्वर्ग चरण तक विभाजित होते थे। पहले से तीसरे हेवन स्टेज शुरुआती चरण के थे, चौथे से छठे मध्य चरण के थे और 7वें से 9वें अंतिम चरण के थे। जहां तक उनके सामने जख्मी आदमी की बात है, अब जब उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी तो सभी को एहसास हुआ कि वह एक चौंकाने वाला मध्य रक्त संघनन विशेषज्ञ था। धमाका। राघव को लगा कि उसका खून और आध्यात्मिक ऊर्जा बह रहा है और वह 3 मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे आखिरकार अपनी सीमा का पता चल गया था। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति ऐसा था जिसके साथ वह अब भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके अंदर डर और सदमा भर गया। जहां तक उस जख्मी आदमी की बात है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के राघव की ओर मुट्ठी तान दी। तुमने मेरे राघव पर हमला करने की हिम्मत की। अचानक एक भयंकर गर्जना ने सभी के कान हिला दिए और रक्तवर्णी प्रकाश से युक्त एक मुट्ठी ने उस जख्मी आदमी की ओर अपार शक्ति के साथ प्रहार किया। तुमने मेरे भाई राघव को मारने की हिम्मत की। उस आदमी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशालकाय राक्षस उसे घूर रहा हो। बिना सोचे समझे राघव पर किया गया मुक्का तुरंत दिशा बदल गया और एक मुट्ठी से टकराया जो उसकी अपनी मुट्ठी से भी बड़ी थी। टकराना, पूरा रेस्तरां हिल गया और हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि राघव की रक्षा करने वाली विशाल आकृति वास्तव में सिद्धार्थ थी। सिद्धार्थ युद्ध के देवता की तरह था। उसकी आंखें लगभग आग उगल रही थीं और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी लाल परत उभर आई थी। वह वास्तव में जख्मी आदमी के मुक्के को मजबूती से रोकने में कामयाब रहा, लेकिन हालांकि उसने इसे रोक दिया, फिर भी सिद्धार्थ को कई कदम पीछे हटना पड़ा और अगर राघव उसका समर्थन करने के लिए नहीं आया होता तो वह जमीन पर गिर जाता। जख्मी आदमी फिर से हैरान था। राघव और सिद्धार्थ दोनों के पास कोई स्पष्ट साधना आधार नहीं था, फिर भी वे वास्तव में उसे लगातार रोकने में सक्षम थे। एक रक्त संघनन विशेषज्ञ। उसके सदमे ने जल्दी ही हत्या के इरादे को जन्म दिया। राघव ने देखा कि उसने उस आदमी की हत्या की मंशा को भड़का दिया था। उसका समृद्ध सितारा अभी तक पूरी तरह से संघनित नहीं हुआ था और इसलिए वह उसे संभालने में असमर्थ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि जख्मी आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसने अभी तक उन्हें सच्चा विरोधी नहीं माना था। शुरू से लेकर अब तक उसने अभी तक कोई युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था। उसने स्पष्ट रूप से उन पर अपनी पूरी हमले की क्षमता को उजागर नहीं किया था। राघव को नहीं पता था कि सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि वह अचानक कई गुना शक्तिशाली हो गया। लेकिन भले ही वे दोनों हाथ मिला लें, वे निश्चित रूप से जख्मी आदमी के जानलेवा हमलों को रोक नहीं पाएंगे। राघव ने चुपके से अपनी स्थानिक अंगूठी को रगड़ा। उसके हाथ में एक लाल रंग की औषधीय गोली दिखाई दी। जब उसने ठंडे मन से उस जख्मी आदमी को देखा, सब रुक जाओ। जैसे ही जख्मी आदमी दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा था, एक ठंडी आवाज गूंजी और लोगों का एक समूह रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर आ गया। वहां कम से कम 1 दर्जन लोग थे, जिनमें से अधिकतर ने सुरक्षा कवच पहन रखा था, लेकिन आगे खड़े 2 लोगों ने पीले शाही वस्त्र पहन रखे थे। महामहिम युवराज को नमस्कार। उस व्यक्ति को देखकर सभी लोग चौंक गए और झट से घुटनों के बल बैठ गए। वह व्यक्ति युवराज मनोज था। वह 27 साल का लग रहा था और उसकी चौकोर नाक के कारण वह काफी गरिमामय और प्रभावशाली लग रहा था। उसके बगल में बैठा आदमी थोड़ा छोटा था। वह गोरा और बहुत सुंदर था, हालांकि वह लोगों को बहुत नरम और कोमल एहसास भी देता था। भाई मनोज, क्या आपका फीनिक्स क्राई साम्राज्य अपने मेहमान के साथ इस तरह का व्यवहार करता है? उस आदमी ने उदास होकर पूछा। इस समय मनोज की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी। जमीन पर लेटे हुए लंबी भौहों वाले आदमी को देखते हुए उसने गुस्से से पूछा, यहां क्या हो रहा है? क्या तुम सब अंधे हो गए हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि ये आर्य द्वीप से आए मेहमान हैं? मनोज की नजर उन सभी पर पड़ी।
रघु और बाकी सभी के दिल घबराहट से धड़क रहे थे और उनके माथे से पसीना बह रहा था। वे बता सकते थे कि उस व्यक्ति का युवराज से इस तरह बात करना उसके बालों के बन के अलावा इस बात का संकेत था कि वह संभवतः आर्यद्वीप का राजकुमार था। आर्यद्वीप एक समय फीनिक्स क्राई साम्राज्य के साथ प्राणघातक दुश्मन थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनके संबंध मधुर हो गए थे और वे सहयोगी बन गए थे। लेकिन आर्यद्वीप के पास केवल 2 राजकुमार थे और वे नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति युवराज था या दूसरा राजकुमार। मेरी आंखें अंधी नहीं हुई हैं, इस आदमी की आंखें कुत्ते जैसी अंधी हैं, इसलिए मैंने उसके मालिक की जगह ले ली और उसे थोड़ा सबक सिखाया। राघव उदासीनता से आगे बढ़ा। आप कौन हैं? युवराज मनोज को इस बात पर गुस्सा आया कि एक युवक ने उनसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की, लेकिन फिर भी वह शांत रहे और उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को उसे पकड़ने का आदेश नहीं दिया। राघव, अगर वह 1 महीने पहले राघव का नाम नहीं जानता था तो अब तक उसे पता चल गया होगा। उच्च वर्ग में बहुत कम सदस्य थे जिन्होंने अभी तक उसके बारे में सुना था। वह मूल रूप से एक अपंग व्यक्ति था, लेकिन अब उसने मार्शल क्षेत्र में एक क्यू कंडेंसेशन विशेषज्ञ को लगातार 2 बार हराया था और फिर किसी तरह एक पिल अप्रेंटिस बन गया। उसके चारों ओर रहस्य का पर्दा था। तुमने युवराज रुद्रा के अंगरक्षक को क्यों पीटा? अब चूंकि यह मामला कीमियागर संघ से जुड़ा था, इसलिए युवराज को भी लगा कि यह बहुत ही समस्याग्रस्त मामला है। कोई कारण नहीं, मुझे लगा कि आज यही उसकी किस्मत थी, इसलिए मैंने स्वर्ग से उसे उसके रास्ते पर भेजने में मदद की। राघव ने अपने हाथ फैलाए। तुम? मनोज ने गुस्से से कहा। वह चाहता था कि राघव कोई कारण बताए और फिर उसके द्वारा थोड़ी सी सफाई देने और कीमियागर संघ के साथ राघव की पृष्ठभूमि की ओर इशारा करने से यह मामला सुलझ जाएगा। लेकिन राघव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने वाकई ऐसी बात कह दी। उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। आपका नाम राघव है? मुझे लगता है मैंने आपके बारे में सुना है। आजकल आप बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं। अचानक आर्यद्वीप के राजकुमार आर्यवीर ने पूछा। हे, मैं थोड़ा प्रभावशाली हो सकता हूं, लेकिन मैं आपके आर्यद्वीप के लोगों की तुलना में फीका हूं। राघव ने जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा किया। एक जादुई जानवर के साथ गाड़ी खींचकर वह सड़कों पर बेतहाशा घूमता रहा, दूसरे लोगों की परवाह किए बिना बाएं दाएं भागता रहा। अब यह वाकई प्रभावशाली है। एक कुत्ते के इतने प्रभावशाली होने के लिए मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि उसका मालिक कितना प्रभावशाली होगा। आर्यवीर के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। क्या यह सच है? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। मुझसे मत पूछो, अपने कुत्ते से पूछो। शिवम, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? आर्यवीर की नजर निर्दयी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे नीचे धकेल दिया। मास्टर, मैं समय की कमी से जूझ रहा था। कौन जानता है कि यहाँ के नीच लोग क्यों नहीं जानते कि रास्ते से कैसे निकलना है? यह मेरी गलती नहीं है। लंबी भौहों वाला आदमी अब थोड़ा ठीक हो गया था और उसने जवाब देने के लिए अपने दर्द को दबा दिया। बेवकूफ, यह आर्यद्वीप नहीं है। यहाँ कोई भी हमारे शाही रथों को नहीं पहचानता। इसे ले जाओ। आर्यवीर का चेहरा काला पड़ गया और उसने गाली दी। आर्यद्वीप के कपड़े पहने 2 आदमी उस आदमी को ले गए। फिर वह मनोज की ओर मुड़ा और माफी मांगी। आर्यवीर मेरे लोगों के साथ पर्याप्त सख्त नहीं था। एक बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से भाई मनोज की संतुष्टि के लिए उन्हें उचित रूप से अनुशासित करूंगा। हाँ, भाई रुद्रा बहुत विनम्र हैं। मुझे बस उम्मीद है कि यह छोटी सी बात हमारे 2 साम्राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी, मनोज ने जल्दबाजी में कहा। भाई मनोज बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। फिर वह राघव की ओर मुड़ा और बोला, इस खतरे के बारे में मुझे चेतावनी देने के लिए छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्यद्वीप का राजकुमार वास्तव में ऐसे शब्द कहेगा और राघव से माफी मांगेगा। उसके लिए प्रशंसा की भावना पैदा हुई। इस आर्यद्वीप राजकुमार का व्यवहार वाकई असाधारण था। अगर राघव की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और समझ न होती तो वह भी ऐसा ही सोचता।
लेकिन आर्यवीर ने उसके प्रति जो हत्या का इरादा दिखाया था वह अनदेखा या भुलाया नहीं गया था। प्रिंस बहुत विनम्र है। कुत्तों का दुर्व्यवहार करना आम बात है। आपको उनके पट्टे को कसकर पकड़ना होगा, अन्यथा वे दूसरों को काटेंगे और पंजों से मारेंगे। राघव ने हंसते हुए उसे सौहार्दपूर्वक चेतावनी दी। यह सुनकर जख्मी आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई। राघव के कुत्ते शब्द के इस्तेमाल में न केवल वह बल्कि अन्य सभी शाही अंगरक्षक भी शामिल थे। लेकिन आर्यवीर ने केवल थोड़ा सा मुस्कुराया, जैसे कि वह उसके निहित अर्थ को नहीं समझ पाया हो। हम अभी अभी राजधानी पहुंचे हैं, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारे कामों के बारे में सुना है। मैंने वास्तव में सोचा था कि भाई राघव सिर्फ एक कीमियागर है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई गलत था। तुम मार्शल आर्ट और गोली शोधन दोनों की ही साधना करते हो। ऐसी युद्ध शक्ति वास्तव में सराहनीय है। तुम निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी के बीच शिखर पर हो। राघव ने केवल आर्यवीर की ओर देखा। कुछ पलों के लिए समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए केवल हल्का सा मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि क्या राघव मुझे और मनोज के साथ कुछ ड्रिंक लेने का सम्मान देंगे? आर्यवीर ने पूछा। हालांकि उसकी मुस्कान सुखद थी, लेकिन राघव ने महसूस किया कि यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें एक जहरीला नुकीला दांत छिपा था और वह इससे बेहद असहज महसूस कर रहा था। मुझे खेद है, लेकिन इस छोटे भाई ने अब भी बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्यथा मैं भी 2 कुत्तों के साथ परेशान नहीं होता। ये छोटा सा बच्चा अपनी छुट्टी ले लेगा। राघव मुस्कुराया और आर्यवीर के उदास चेहरे या जख्मी आदमी की हत्या की मंशा पर ध्यान दिए बिना उसने सिद्धार्थ को बाहर निकाल लिया। जब राघव चला गया तो कुणाल और अन्य लोगों ने जल्दी से माफी मांगी और भाग गए, क्योंकि आज उन्हें बहुत डर लग रहा था। मास्टर, आपने मुझे उस बच्चे को मारने क्यों नहीं दिया? शिवमो अब और बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। वह बच्चा बहुत ही दुष्ट है। इस समय आर्यद्वीप का राजकुमार पहले ही अपने निवास पर लौट आया था और जख्मी आदमी उससे बात कर रहा था। वह छोटा बच्चा कीमियागर गिल्ड से है। हालांकि वह हमारे देश के गिल्ड से नहीं है। अगर तुमने उसे ऐसे मारा तो मुझे तुम्हें सजा के लिए गिल्ड को सौंपना होगा। लेकिन वह बच्चा बिल्कुल जंगली है। मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार कुत्ते के रूप में शापित होना कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक योजना बनानी होगी। तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम बच जाओगे। आर्यवीर ने अपना सिर हिलाया। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई योजना है? जख्मी आदमी ने खुश होकर पूछा। बेशक, नहीं तो क्या मैं उसके साथ इतना दयालु व्यवहार करूंगा? हर एक व्यक्ति जिसने मुझे उस दयालु चेहरे के साथ देखा है वह मर चुका है। आर्यवीर ने एक गहरी मुस्कान मुस्कुराई। जख्मी आदमी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। यहां आने का हमारा उद्देश्य मत भूलना। वह बस एक छोटी सी बात है। उसे कुछ और दिन जीने दो। फीनिक्स क्राई एम्पायर का सबसे बड़ा त्योहार फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव आने वाला है। यह फीनिक्स क्राई के लिए साल का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट समागम है। आज मेरी प्रशंसा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम एक बार जब उसकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच जाए तो उसे लालटेन महोत्सव में चुनौती दें। उस समय क्या वह मना कर पाएगा? आर्यवीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दे रही थी। अब जाकर उस जख्मी आदमी को एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी चाल थी। उस समय अनगिनत लोग उसे देख रहे होंगे। राघव चाहे जितना भी चाहे मना नहीं कर सकता था। यदि वह मना करने का साहस करता तो उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह इतना लोकप्रिय था। हालांकि थोड़ा और सावधान रहना। मेरे शाही अंगरक्षक के रूप में तुम बहुत ज्यादा ताकत नहीं दिखा सकते। मुझे फिर से चेतावनी देने पर मजबूर मत करना। हाँ, चिंता मत करो गुरुजी। इतने सालों में मैंने कभी अपनी असली छिपी हुई ताकत नहीं दिखाई। जख्मी आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। आर्यवीर ने सिर हिलाया, रात के आसमान की ओर देखते हुए। उसकी पुतलियां रात के पर्दे के समान ही रंग की थीं। अथाह, सिद्धार्थ, ये क्या हुआ? तुम्हारी शक्ति अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? जैसे ही वे घर पहुंचे, राघव ने तुरंत सिद्धार्थ से पूछा कि क्या हुआ था।
उस समय सिद्धार्थ ने राघव को भी चौंका दिया था। मुझे नहीं पता, जब मैंने देखा कि वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने वाला था तो अचानक मेरा सिर चकराने लगा और शरीर में आग की सी गर्मी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो, सिद्धार्थ ने अनिश्चितता के साथ बताया। राघव ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसके शरीर की गहराई से जांच की। जैसे ही उसने सिद्धार्थ के शरीर में प्रवेश किया, उसे एक पूरी तरह से चौंकाने वाली स्थिति का पता चला। सिद्धार्थ का शरीर अन्य सभी से बिल्कुल अलग था। अधिकांश लोगों के शरीर में कई घुमावदार मेरिडियन होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के शरीर में सिर्फ 4 ही मेरिडियन थे। ये 4 मेरिडियन उसके डेंटियन से उसके 4 अंगों तक जाते थे। राघव के लिए यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा। इसके अलावा सबसे अजीब बात यह थी कि सिद्धार्थ की कोशिकाएं ज्यादातर बंद हो चुकी थीं। ऐसा लगता था जैसे वे मर चुकी हैं, लेकिन यह सचमुच की मौत नहीं थी। राघव को यह समझ में आया कि जैसे ही गर्मी इन पर से गुजरेगी, ये कोशिकाएं जो निष्क्रिय अवस्था में थीं, तुरंत ही अपने पास से गुजरने वाली किसी भी कोशिका को अवशोषित कर लेंगी और फिर अपनी स्थिर अवस्था में लौट आएंगी। सिद्धार्थ सच में एक अजीब व्यक्ति था। सैकड़ों संभावनाओं पर विचार करने के बाद राघव आखिरकार एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा पेट कभी पूरी तरह से भरा हुआ था? राघव ने पूछा। मैं जब तक भर नहीं जाता तब तक खाता रहता हूं, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। मुझे सच बताओ। ठीक है, मेरे लिए तो आधा पेट भरना ही काफी है, सिद्धार्थ ने चुपके से जवाब दिया, जैसे कुछ छिपा रहा हो। सिद्धार्थ, याद रखो, मैं तुम्हारा भाई राघव हूं। तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा, राघव ने गंभीरता से चेतावनी दी। भाई राघव, मैं जानता हूं, सिद्धार्थ ने घबराते हुए जवाब दिया। मुझे बताओ, तुम्हें कितनी शक्ति पाने के लिए क्या खाना पड़ता है? मांस, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। किस प्रकार का मांस? कोई भी मांस, लेकिन बीफ सबसे अच्छा है, मैंने थोड़ा सा खाया है, सिद्धार्थ ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ की विशेष शारीरिक संरचना के कारण उसकी 99% कोशिकाएं निष्क्रिय अवस्था में थीं। यह इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा की भारी कमी थी। आत्मरक्षा के लिए उसे ऐसी स्थिति में आना पड़ा। राघव ने अपनी वैद्यराज की यादों के साथ सोचा, लेकिन उसने कभी भी ऐसा अजीब शरीर नहीं देखा था। इतनी शक्तिशाली संरचना के बावजूद उसकी केवल 1% कोशिकाएं काम कर रही थीं। अगर उसकी सारी कोशिकाएं सक्रिय हो जातीं, तो वह कितना भयानक दृश्य होता। यह सोचकर राघव घबराया हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था, जितना वह मजबूत होता उतना ही अधिक ताकतवर बनता। एक बार में तुम कितना मांस खा सकते हो? 5 किलोग्राम, सिद्धार्थ थोड़ा संकोच करते हुए बोला। सच बताओ, एक पूरी गाय? सच बताओ। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 10 गायें हों तो वह भी कम पड़ेगी, सिद्धार्थ ने थोड़ी परेशानी से कहा, क्योंकि उससे कभी इतने अधिक मांस का सेवन करने का मौका नहीं मिला था। राघव ने सिर हिलाया, चकित होकर। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए पूरा चरागाह खरीद लूंगा, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। अगले दिन राघव ने संध्या से कहा कि वह सीमा पर एक बड़ा चरागाह खोजे। वह चरागाह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें 1000 से अधिक गायें थीं। राघव ने सिद्धार्थ को भेज दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन चरागाह पर काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए। बाद में वे संध्या से यह रिपोर्ट करने आए कि सिद्धार्थ एक जंगली जानवर जैसा था। वह गायों को पकड़ता, उन्हें मुक्का मारकर मार डालता, फिर उनका एक पैर तोड़ता और जब तक गाय खून से लथपथ नहीं हो जाती, वह उसे खाना शुरू कर देता था। वे सभी सिद्धार्थ को याद करके कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उन्हें अपनी भूख के कारण न खा जाएं। राघव के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह सिद्धार्थ के लिए 1 दर्जन शेफ रखें, जो रोज उसे ताजे पकवान तैयार कर दें। तभी सिद्धार्थ को पका हुआ खाना मिल पाता था। राघव ने देखा कि पहले दिन सिद्धार्थ ने केवल 10 गायों को ही खाया, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उसकी भूख भी बढ़ती गई। गायों की कीमत ज्यादा नहीं थी,
सिर्फ 2 या 3 सोने के सिक्के। इस कारण राघव को अपनी माली हालत की चिंता नहीं थी। सच कहें तो वह इस स्थिति से खुश था। सिद्धार्थ की भूख का बढ़ना इस बात का संकेत था कि उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे जागृत हो रही थीं। एक दिन उसकी सारी कोशिकाएं सक्रिय हो गईं, तो सिद्धार्थ एक अलग व्यक्ति बन गया। सिद्धार्थ की समस्याओं को सुलझाने के बाद राघव अपने एकांत में चला गया। उस जख्मी आदमी के साथ की लड़ाई ने उसे बहुत बड़ा संकट समझाया। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह आदमी अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह फिलहाल कोई खतरा नहीं था, लेकिन राघव को लगता था कि यह मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। वैद्यराज की आत्मा के साथ विलय के बाद राघव की खतरे को पहचानने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। पिछली बार उसका विरोधी ठीक से तैयार नहीं था, लेकिन जब उसका विरोधी पूरी तैयारी से सामने आएगा तो राघव को सचमुच जान से हाथ धोना पड़ सकता था। फिर भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। यदि उसे फिर से मौका मिलता तो वह वही करता जो उसने पहले किया था। अन्यथा सिद्धार्थ को जो कोड़े पड़े थे वे हमेशा उसके दिल में रहेंगे। दिल में कोई खामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अंततः दिल शैतान बन सकता था। इसी सोच के साथ राघव ने एकांतवास में जाने का निर्णय लिया और समृद्धि की गोलियां लेना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद उसके पैरों के तलवों पर स्थित समृद्धि स्टार से अचानक एक धमाके जैसी आवाज आई। समृद्धि तारे में बहुत बदलाव हो चुका था, क्योंकि राघव की औषधीय ऊर्जा का लगातार सेवन होने से उसमें जबरदस्त परिवर्तन आ चुका था। उसका चिकना बाहरी आवरण टूट गया और अंदर एक सितारा चमकने लगा, लेकिन यह सितारा अभी भी थोड़ा अस्पष्ट था। हालांकि यह जीवन की लय से भरपूर था, फिर भी यह स्थिति बेहद अजीब थी। वह असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट का पहला सितारा था, समृद्धि सितारा। अब राघव यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि वह किस स्तर की शक्ति पर था। वह पूरी तरह से चौंक गया था। समृद्धि तारे की बाहरी परत गिरने के साथ ही एक भयानक ऊर्जा के कारण पूरा कमरा कांप उठा। यह क्या बकवास है? कितना बड़ा आंदोलन है? चिंतित होते हुए भी राघव के लिए कुछ भी करना बहुत देर हो चुका था। पूरा कमरा कागज की तरह उड़ गया। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को एक बड़ा झटका लगा और वह तेजी से राघव की ओर बढ़ी। राघव ने मुंह से खून थूकते हुए देखा कि उसका शरीर जैसे फटने वाला था और वह बेहोश हो गया। जब राघव को होश आया तो उसने देखा कि उसकी मां उसे चिंतित नजरों से देख रही थी। वह घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही खुशी भी व्यक्त कर रही थी। राघव, तुमने मुझे डरा दिया। तुम क्या कर रहे थे? राघव ने तुरंत जवाब दिया, मां, यह कोई बड़ी बात नहीं है। गोलियां परिष्कृत करते समय भट्टी का फटना सामान्य है। वह अपनी मां को आश्वस्त करने के लिए केवल यही बहाना बना सकता था। उसे भट्टी के फटने का बहाना देना आसान नहीं था, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग कर अपने शरीर की जांच की और अचानक चौंकते हुए बोला। उसने महसूस किया कि उसने किसी तरह एक डेंटियन प्राप्त कर लिया था। जहां पहले कुछ भी नहीं था, अब 3 चक्रवात थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे। क्या हो रहा है? वह समृद्ध स्टार को देख रहा था, जो अब भी उसके पैर के तलवों पर था, लेकिन फिर भी उन 3 चक्रवातों को देखकर वह चुप हो गया। जब उसकी आत्मा को बाहर निकाला गया था तो उसका डेंटियन मृत अवस्था में बदल चुका था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे उबरना असंभव था। क्या इसका मतलब था कि समृद्धि स्टार को संघनित करने के बाद डेंटियन का पुनर्निर्माण किया जाएगा? बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए राघव समझ गया था कि स्वर्ग और पृथ्वी से जो भयानक ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई थी वह ऐसी चीज थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। वह ऊर्जा पागलपन की हद तक उन्मत्त थी और ऐसा लगता था कि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे लोग आसानी से नियंत्रित कर सकें। क्या इसका मतलब यह था कि उस ऊर्जा का उपयोग मूल डेंटियन को नष्ट करने और फिर उसकी जगह एक नया डेंटियन बनाने के लिए किया गया था? लेकिन राघव गलत था। असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट एक ऐसा अस्तित्व था जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अगर उस समय उसके पास असली डेंटियन होता तो वह पहले ही मर चुका होता। हालांकि राघव इसका सही कारण नहीं समझ पाया, लेकिन उसने परिवर्तनों की जांच की और पाया कि वह वास्तव में अब अपने डेंटियन में 3 चक्रवातों के साथ संवाद कर सकता था।
क्या मैंने सचमुच एक डेंटियन का पुनर्निर्माण किया है? राघव ने चक्रवातों के भीतर की ऊर्जा को अपने शरीर के बाकी हिस्सों में खींचने की कोशिश की और पाया कि इसमें कोई रुकावट नहीं थी। वह बड़ी आसानी से उस ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था। उसने पैर से हल्की सी ठोकर मारी और समृद्ध स्टार की ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आई। राघव पूरी तरह से चौंक गया। इसका क्या मतलब था? क्या यह सिर्फ एक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार था जिसे उसने हासिल किया था? एक साधारण विचार के तहत राघव ने समृद्ध स्टार की ऊर्जा को अपने डेंटियन में खींच लिया। उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर एक ज्वालामुखी फट रहा हो। भयानक ऊर्जा एक सुनामी की तरह फूट रही थी। उसने मुंह से खून का एक घूंट बाहर थूक दिया और वह लगभग बेहोश हो गया। राघव जमीन पर पड़ा था, बेतहाशा सांसों के लिए हाँफते हुए, पूरी तरह से सदमे और भय से भर चुका था। उसके भीतर के अंग भी हिल गए थे और जैसे फटने वाले थे। जल्दी से एक उपचारात्मक गोली निगलने पर औषधीय ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया। राघव का पीला चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। आखिर क्या हो रहा है? राघव ने गुस्से में अंदर ही अंदर गुर्राया। अभी अभी तो उसने खुद को ही मार डाला था। यह वाकई हास्यास्पद था, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट के बारे में उसकी यादों में बस इतना ही था कि उसमें साधना कैसे की जाती है। बाकी सब कुछ गायब था। इसमें कोई पद नहीं था, कोई उत्पत्ति नहीं थी और इसका उपयोग करने का कोई तरीका भी नहीं था। एक तरह से इसके दोष उसके जैसे ही थे। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके पास न तो आत्मा की जड़ थी, न ही आत्मा की हड्डी और न ही आत्मा का खून। ये तीनों चीजें उससे छीन ली गई थीं। इसीलिए उसने सोचा कि वह असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लेकिन अगर वह यह नहीं समझ पाया कि ऐसी अजीब घटना के बाद क्या हो रहा है, तो राघव इसे सहन नहीं कर पाएगा। अपने दांत पीसते हुए उसने समृद्ध स्टार से और ऊर्जा खींचने का प्रयास किया। इस बार राघव को पता था कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके छोटी सी ऊर्जा निकाली। जब थोड़ी सी ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवेश करती तो राघव को साफ साफ महसूस होता कि तीनों चक्रवात एक ही पल में 10 गुना बढ़ गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही समृद्ध स्टार की थोड़ी सी भी ऊर्जा चक्रवातों में घुसी, वे पागलों की तरह घूमने लगे। 3 चक्रवातों के तेज घूमने के बाद अनंत ऊर्जा तुरंत राघव के पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह शक्ति से भर गया। राघव ने आखिरकार असुरा सूत्रा बॉडी आर्ट के रहस्यों में से एक को पहचान लिया था। यह सच में बहुत चौंकाने वाला और डरावना था। खुद राघव भी अब थोड़ा डर रहा था। क्या मेरी यादों में 9 सितारा परिवर्तनों का यही मतलब है? मेरे डेंटियन में 3 चक्रवात, क्या वे 3 परिवर्तनों का संकेत देते हैं? बहुत समय बाद राघव ने धीरे धीरे अपने विचारों को शांत किया। चूंकि अब उसके पास 3 चक्रवात थे, तो दुनिया के बाकी स्तरों के अनुसार वह आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में एक कमजोर शुरुआत करने वाला था। लेकिन क्या वह सच में कमजोर था? यह सिर्फ राघव ही जानता था। इस खोज ने उसे चौंका दिया और उत्साहित भी किया। अपनी स्थानिक अंगूठी के स्पर्श से उसके हाथ में एक प्राचीन जानवर की खाल दिखाई दी। यह वही था जो उसने रक्त संघनन विशेषज्ञ को रिश्वत देने के बदले में प्राप्त किया था। आर्यवीर को विभाजित करो, आर्यवीर को विभाजित करो। हे मुझे देखने दो कि तुम्हारे भीतर क्या रहस्य छिपे हैं।